अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के स्पीच राइटर डेविड फ्रम ने इराक में अमेरिकी जंग का पहले सपोर्ट किया था, लेकिन अब उनकी राय पूरी तरह बदल चुकी है। वो एक आर्टिकल में कहते हैं कि हमने सोचा था कि हम इराक को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं थे। हमें नॉलेज नहीं थी, हम अज्ञानी और घमंडी थे, और हम इंसानों के दर्द, तकलीफ और मौत के जिम्मेदार बने, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं था, ना अमेरिकियों के लिए, ना इराकियों के लिए, और ना ही उस इलाके के लिए। आपको यहां पर बता दूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलाने के ऐलान के बाद इसी साल जुलाई में इराक से अपने सभी अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस की वापसी का ऐलान कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि अमेरिका इराक स्ट्रैटेजिक डायलॉग के तहत इस साल के आखिरी तक इराक से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। इस ऐलान से दो अहम सवाल खड़े हुए। पहला, अमेरिका के इस कदम से इराक की जमीनी हालात पर क्या असर होगा, और दूसरा, क्या इससे इराक में इस्लामिक स्टेट की वापसी का रास्ता खुलेगा? क्योंकि कुछ साल पहले ही इस्लामिक स्टेट ने समूचे मिडिल ईस्ट में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। इस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई चरमपंथी लोग आकर जुड़े थे। इसलिए अब भी अमेरिका में बहुत से लोग इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। एक किताब है द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री। इसके राइटर का नाम है कार्टर मालकेसियन, और इन्होंने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हुए अफगानिस्तान में कई साल गुजारे हैं, और अपने इसी तजुर्बे के बेस पर उन्होंने द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री किताब लिखी है, जो 1 जुलाई को रिलीज हुई थी। इस किताब में एक दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालते हुए कार्टर मालकेसियन कहते हैं कि 1945 के बाद से लड़ी गई सभी जंगों में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है। हारना तो अलग, बेंगाजी, सोमालिया, सैगॉन और काबुल से जिस तरह से बेबसी के आलम में अमेरिकी फौजी वापस लौटे हैं, वो हार को अमेरिका के लिए और भी शर्मनाक बना देता है। वहीं दूसरी तरफ एक और किताब है जिसका नाम है द राइट टू लूज अ वॉर, अमेरिका इन एन एज ऑफ अनविनेबल कॉन्फ्लिक्ट्स। इस किताब को लिखा है डोमिनिक टायरनी ने, और इसमें वो कबूल करते हैं कि अमेरिका ने हाल की जंगें हारी हैं। इस किताब में डोमिनिक टायरनी ने बताया है कि कैसे अमेरिका ने घातक गुरिल्ला लड़ाइयों के इस नए दौर को अपने मुनासिब होने के लिए काफी मशक्कत करी, और नतीजतन ज्यादातर मेन अमेरिकी जंग का अंजाम फौजी नाकामी रही। और जब जंग के मैदान में डिजास्टर होता है तो अमेरिका दलदल से निकलने में इनकैपेबल नजर आता है, जिसके चलते हजारों अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगियों को बेहद संजीदा नतीजे भुगतने पड़े। दोस्तों, इतिहास पर एक नजर डालें तो 1945 तक अमेरिका ने लगभग सभी जंगें जीती थी, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत ही कम जंगों में मुनासिब जीत हासिल करी है। 1945 के बाद से अमेरिका ने 5 मेन जंगें लड़ी हैं: कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान, और कुछ छोटी जंगें भी लड़ी हैं जिसमें सोमालिया, यमन और लीबिया शामिल है। 1991 में खाड़ी युद्ध को छोड़कर, जिसे कामयाब माना जा सकता है, अमेरिका ने बाकी दूसरी सभी जंगों में शिकस्त खाई है। और सबसे ताजा मामला है इराक का, क्योंकि अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलाने के ऐलान के बाद अमेरिका ने इराक से भी अपने सभी आर्म फोर्सेस की वापसी का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब इराक में चीन की बढ़ती दिलचस्पी ने अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है। यहां पर आपको बता दूं कि इराक पर अमेरिकी हमले के 18 साल बाद अब इराक में सिर्फ 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट से लड़ रही स्पेशल मिलिट्री दस्ते की एक छोटी गुप्त टुकड़ी भी है, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक यानी सार्वजनिक नहीं है। इराक पर हमले के बाद अमेरिका की तकरीबन 1,60,000 सैनिकों की मजबूत फौज ने इराक पर कब्जा किया था। अब बचे हुए 2,500 सैनिक 3 अड्डों तक ही कन्फाइंड हैं, और उन पर भी ईरान सपोर्टेड मिलिशिया रॉकेट और ड्रोन हमले करते रहते हैं। इस वक्त इराक में मौजूद अमेरिकी फौज का काम इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करना है,
जो इराक में रह रहकर उठने वाले इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी काफी कंट्रोवर्शियल भी है। ईरान सपोर्टेड नेता और मिलिशिया उन्हें देश से बाहर चाहते हैं। खासकर अमेरिका के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुद्स फोर्स के चीफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और एक टॉप मिलिशिया कमांडर की बगदाद एयरपोर्ट पर हत्या करने के बाद से यहां तक कि इराक के वो लोग जो न्यूट्रल भी हैं, मतलब किसी के साइड में नहीं है, वो भी चाहते हैं कि अमेरिकी फौज इराक से बाहर चली जाए, क्योंकि विदेशी सैनिकों की मौजूदगी एक बेहद जज्बाती मुद्दा है। चलिए अब मुद्दे को थोड़ा बदलते हैं और अमेरिका चीन के बीच चल रहे सियासी तमाशे पर आते हैं, क्योंकि ये सियासी खेल भी इराक की जमीन पर शुरू हुआ है। दरअसल इराक से अपनी फौज को वापस बुलाने की अमेरिका के ऐलान के बाद चीनी कंपनियों ने लंबे वक्त से जंग झेल रहे इराक में तकरीबन 1000 स्कूल बनाने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसको मजबूती देते हुए कहा है कि इस सौदे के तहत चीन की कंपनियां इराक में नए स्कूल प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन और पुराने प्रोजेक्ट्स को दोबारा बनाने में मदद करेंगी। जानकारों का मानना है कि चीन का इराक में स्कूल बनाना गैर सरकारी, पीपल टू पीपल और कल्चरल एक्सचेंज के तहत होगा। चीन और इराक के बीच ये रिश्ते ऐसे वक्त में बन रहे हैं जब अमेरिका धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अपने असर को कम कर रहा है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक चीन इराकी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चाइना के कारोबारियों का यह भी कहना है कि चीनी कंपनियां कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रोसेसिंग और बंदरगाह में इन्वेस्ट कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि इराक में अभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों की मोनोपोली है, इसलिए चीन लोकल लोगों के बीच यकीन बनाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इन्फ्लुएंस कुछ वक्त के लिए जरूर रहेगा, लेकिन इस असर का कम होना जारी रहेगा, जिसे फिर कभी नहीं बदला जा सकता है। हाल ही में इराक सरकार ने एक ट्वीट करके बताया था कि इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल कदीमी की अगुवाई में बीते हफ्ते स्कूल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत हुए हैं, जो कि दो सरकारों के बीच में एक ढांचागत समझौता है। चीन की तरफ से इसमें पावर चाइना के वाइस प्रेसिडेंट और सेनोटेक के रीजनल डायरेक्टर शामिल हुए थे। पावर चाइना के स्पोक्सपर्सन ने मीडिया को बताया है कि वो इराक में 697 स्कूलों का कंस्ट्रक्शन करेंगे और बाकी के 321 स्कूल्स को सेनोटेक तैयार करेगा। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि इस समझौते से इराक को फौरन मदद मिलेगी, क्योंकि एजुकेशन के मौकों की कमी के चलते मुल्क का डेवलपमेंट और उसके रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों में बार बार रुकावट पैदा होती रही है। आपको यहां पर बता दूं कि यूनिसेफ के मुताबिक स्कूल जा सकने वाले 32 लाख इराकी बच्चों के पास अब तक एजुकेशन की पहुंच नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इराकी मीडिया के मुताबिक बीते साल नवंबर में चाइना और इराक के बीच हुए 7000 स्कूलों के कंस्ट्रक्शन के एक बड़े समझौते का ये एक हिस्सा है। खैर, इराक से अमेरिका की वापसी के बाद जानकार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर माने जाने वाला मुल्क अमेरिका, जिसके पास सबसे मॉडर्न आर्मी है, सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सबसे मॉडर्न एयरफोर्स है, उसको अफगानिस्तान और इराक में हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें।
आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।